हेलो दोस्तों, श्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.2 का ही प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 है कि आपको एक संबंध दिया गया है आर इस प्रकार का कि जो अवयव होंगे इस प्रकार के होंगे कि x घन सच दैट x संख्या जो होगी 10 से कम क्या होगी, एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर हमें संबंध दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल। जो हमें दिया गया है एक रिलेशन दिया गया है, इस प्रकार से आपको दिया गया है कि x घन सच दैट x संख्या क्या होगी 10 से कम एक अभाज्य संख्या होगी। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से आपको संबंध दिया गया है। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है, जो एक या स्वयं से क्या होती हैं पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर हमें 10 से कम अभाज्य संख्या लेना है और इस प्रकार से आपको योग में लेना है। तो हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि इसको हम क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे। यही आपका क्या होता है, रोस्टर रूप होता है। तो यहाँ पर यदि हम 10 से कम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 10 से कम कौन कौन सी संख्या होंगी यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10 से कम अभाज्य संख्या लिखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके पहले भी आप लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? अभाज्य संख्या वह होती हैं जो एक या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जिनमें एक या स्वयं का भाग जाता है पूरी बार। जैसे यदि हम एक की बात करें, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर यदि हम 2 की बात करें तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद यहाँ पर 7 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, 10 से कम लेना है। तो 10 से कम केवल 4 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद है यहाँ पर हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी कि युग्मों के रूप में इस प्रकार से लिखना है कि x घन प्रकार का यहाँ पर हमें लिखना है। तो यदि हम x का मान 2 रखें तो यहाँ पर पहला युग्म आएगा 2 आएगा। इसके बाद यहाँ भी हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 2 का घन होगा, इस प्रकार से होगा। और जब हम 3 रखेंगे x की जगह तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 का घन आएगा। इसके बाद हम यदि 5 यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो यहाँ पर 5 का घन आएगा। इसी प्रकार से यदि हम x की जगह 7 रखेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पर 7 का घन आएगा। अब इसको हम अगले स्टेप में इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम इन सभी के घन निकाल सकते हैं। तो यदि हम 2 लिखें, 2 का घन यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। 2 को हम 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का घन 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 हमने लिखा और 3 का घन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यदि हम 3 को 3 बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 5 और 5 का घन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7 हमने जहाँ कितना लिखा, 7 का घन कितना हो जाएगा, 343। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि रोस्टर रूप, जो संबंध आर का रोस्टर रूप इस प्रकार से हो जाएगा, रोस्टर रूप। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 8 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ए सेट दिया गया जिसमें x y z अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको एक बी सेट दिया गया जिसमें 1 2 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर आपको ए और बी 2 सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे जिसमें x y z अवयव दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बी सेट को लिखेंगे जिसमें 1 और 2 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यदि ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या ज्ञात करें कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे,
तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या का जो सूत्र होता है इस प्रकार से होता है कि एन ए क्रॉस बी बराबर होता है एन ए क्रॉस एन बी, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणित समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर जो एन ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होगी, यहाँ पर एन ए की जगह हम एन ए में यहाँ पर यानी कि ए सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, 3 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, क्रॉस गुणनफल लगाएंगे। यहाँ पर एन बी यानी कि बी सेट में कितने अवयव दिए गए हैं, एक और एक 2 अवयव दिए गए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 2 लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो एन ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होगी 3 दूनी 6 होगी, लेकिन यहाँ पर हमें जो है ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसलिए जो सूत्र होता है ए से बी के संबंधों की संख्या का जो फार्मूला होता है वह इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर 2 पर एन ए क्रॉस बी की घात होती है, इस प्रकार से होती है। इसलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एन ए क्रॉस बी का मान ज्ञात किया, क्योंकि यहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं, तभी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने जो है एन क्रॉस ए बी के अवयवों की संख्या ज्ञात की। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 को जगह लिखेंगे, एन ए क्रॉस बी की जगह एन ए क्रॉस बी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, अभी अभी यहाँ पर हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ पर 2 पर 6 की घात का मान कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ए से बी के संबंधों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी विधि से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कर लेनी है कि यहाँ पर इसमें कितने अवयव आएंगे, तो यहाँ पर इसमें 6 अवयव आए हैं। अब इसके बाद इसका जो फार्मूला होता है 2 पर एन ए क्रॉस बी की घात, यहाँ पर एन ए क्रॉस बी का मान 6 दिया गया, तो यहाँ पर हमने 2 पर 6 की घात लगाई। अब 2 को आप 6 बार लिखिए और यहाँ पर गुणा कीजिए, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः ए से बी के जो संबंधों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 64 होगी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 9 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको आर दिया गया है, जो संबंध दिया गया है कि आर जेड पर, जेड यहाँ पर क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। आपको ध्यान रखना कि जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। जेड को हम पूर्णांक संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पर आर बराबर इस प्रकार से संबंध दिया गया है कि जो युग्म होंगे इस प्रकार से होंगे, ए बी प्रकार के सच दैट जो ए बी अवयव होंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे जेड से, यानी कि जो ए बी अवयव होना चाहिए जेड यानी कि पूर्णांक संख्याओं से होना चाहिए। और यहाँ पर ए माइनस बी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या है। यदि हम ए माइनस बी करें तो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। द्वारा परिभाषित एक संबंध आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेड को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो जेड होगा यहाँ पर क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और यहाँ पर जो आपको रिलेशन यानी कि जो संबंध दिया गया इस प्रकार से दिया गया है कि जो अवयव होंगे इस प्रकार के होंगे, ए बी प्रकार के सच दैट ए बी अवयव होना चाहिए आपके जेड यानी कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से होना चाहिए। और यहाँ पर जो ए माइनस बी, यदि हम ए में से बी को माइनस करें तो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक संबंध दिया गया है और यहाँ पर हमें इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी की बात करें तो ये माइनस बी क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि हम कोई भी संख्या ले लें, यदि हम पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वह क्या आएगी, पूर्णांक संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर जो ए माइनस बी होगा वह क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय या फिर पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब इसके बाद यहाँ पर हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या होते हैं, जो पहले पहले अवयव होते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम ए माइनस बी करें, कोई भी संख्या लें, यदि आप पहला अवयव भी जब आप ए से लेंगे यानी कि पूर्णांक संख्याओं से लेंगे और बी का मान भी आप पूर्णांक संख्याओं से लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास अनेक पूर्णांक संख्याएं आएंगी। यहाँ पर अनंत आपकी पूर्णांक संख्या आएंगी। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो प्रांत होगा वह भी क्या होगा,
पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा, पूर्णांकों का समुच्चय होगा, पूर्णांकों का समुच्चय होगा। और यहाँ पर चाहे तो हम इसको z के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यही तो आपकी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती हैं। अब इसके बाद परिसर भी जो आपका क्या होगा, यह भी क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय होगा। जब यहाँ पर आप a का मान भी पूर्णांक संख्याओं से लेंगे और b का मान भी आप पूर्णांक संख्याओं से लेंगे, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि आपका प्रांत भी क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय होगा, परिसर भी आपका क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय होगा। यहाँ पर आपकी अनेक पूर्णांक संख्या आएंगी, इसकी कोई यहाँ पर सीमा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्णांकों का समुच्चय होगा, पूर्णांकों का समुच्चय। और यहाँ पर हम बराबर में लिख सकते हैं z, क्योंकि z ही होता है पूर्णांकों का समुच्चय। तो इस प्रकार से प्रांत भी क्या होगा, z होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा। और यहाँ पर परिसर भी क्या होगा, z होगा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।